हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्टिंग ऑप्शंस। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि कैसे हम चेक बॉक्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम रेडियो बटन बनाते हैं, कैसे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। पर उसको जब हम प्रोसेस करा रहे थे पाइथन में, क्योंकि पाइथन जो है हमारी लैंग्वेज है, हम यानी यूज कर रहे हैं पाइथन स्क्रिप्ट। पर अभी हम HTML कैसे यूज करना है वो भी देख रहे हैं कि पाइथन प्लस HTML कैसे हम यूज करते हैं। आपको पता है कि HTML को कोई सर्वर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो वेब ब्राउजर पे जो भी हम क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स में भी ये रन होता है। पर जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है उसके लिए कोई सर्वर नहीं है, उसका खुद का इंटरप्रिटर है। जो स्क्रीन के ऊपर क्या होता है कि जैसे ही हम वो रन करते हैं वो मॉड्यूल को, तो हमारा जो इंटरप्रेटर स्क्रीन पे जाके वो रन हो जाता है। पर अभी हम इसमें पाइथन की स्क्रिप्ट को हम रन कर रहे हैं वेब ब्राउजर पे, यानी एज अ सर्वर पे यूज कर रहे हैं इसको। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है वैम सर्वर। वैम सर्वर जो होता है PHP का सर्वर होता है, जो PHP के स्क्रिप्ट को रन करता है। वैम सर्वर पे हम रन करते हैं। हम एग्जाम भी यूज कर सकते हैं, पर अभी मेरे पास यहाँ पे वैम सर्वर है तो मैंने यहाँ पे वैम सर्वर यूज किया है। हम पाइथन के स्क्रिप्ट को वैम सर्वर पे कैसे रन करेंगे मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी ऑलरेडी बता दिया था। फिर से मैं बता रही हूँ कि आपको कुछ सेटिंग करना पड़ता है जिसके थ्रू आप वैम सर्वर पे आपकी पाइथन की स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि HTML में हम सिलेक्टिंग ऑप्शन कैसे क्रिएट करते हैं। आपको पता है सिलेक्टिंग ऑप्शन क्या होता है? सिलेक्टिंग ऑप्शन वो ऑप्शन होता है जिसमें हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बताते हैं, यानी यूजर को चॉइस देते हैं कि वो ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करके कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करे। ठीक है। An HTML form can provide a drop-down list of possible options from which the user can select a single option to include its associative data from submission to the web server। ठीक है। यहाँ पे हम जो HTML यूज कर रहे हैं उसमें हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम सिलेक्ट ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम सिंगल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सिंगल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो हम वेब ब्राउजर पे उसको डिस्प्ले कराते हैं हमारे डाटा को। A select tag element is used to create a drop down list। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, इसलिए हम सिलेक्ट टैग का यूज करते हैं जो HTML का टैग है। द सिलेक्ट टैग एलिमेंट इज मोस्ट ऑफन यूज इन अ फॉर्म टू कलेक्ट यूजर इनपुट। यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, तो हम टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट लेते हैं जिसमें हम बताते हैं यूजर को कि यूजर को क्या डालना है। ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिया हमने, तो उसको पता है कि कोई टेक्स्ट लिखने के लिए हम उनको दे रहे हैं। फिर हमने अगर से रेडियो बटन बना के दिया है तो इनपुट फील्ड में हम यूजर से क्या इनपुट ले रहे हैं? रेडियो बटन, यानी कोई क्लिक कर रहे हैं वन चॉइस। फिर हम अगर से चेक बॉक्स देते हैं तो चेक बॉक्स में हम मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं। वैसे ही हमारा सिलेक्ट ऑप्शन में भी हम इनपुट टाइप में यूजर को बताते हैं, यानी यूजर को हम देते हैं सिलेक्शन और ऑप्शंस देते हैं। तो जो सिलेक्ट टैग होता है उसमें हमारे ऑप्शंस भी होते हैं जिसमें हम वैल्यू पास करते हैं। द नेम एट्रीब्यूट is indeed to reference the form data after the form is submitted. If you omit the name attribute, no data from the drop down list will be submitted। आपको ये ध्यान रखना है कि आप हरदम जब भी नेम एट्रीब्यूट लेंगे तो आपका जो भी सबमिट होगा डाटा, यानी आप जब क्लिक करेंगे कोई डाटा पे या डाटा फिलअप करेंगे कोई फील्ड को और सबमिट करेंगे, तो नेम एट्रीब्यूट में वो पास होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वेरिएबल में उसको होल्ड करते हैं। और जैसे ही वो वैल्यू उसको पास हो जाती है तो हमारा डाटा क्या हो जाता है? फैच हो जाता है, यानी डाटा हमको डिस्प्ले हो जाता है या डाटा हमारे इसमें सबमिट हो जाता है। पर अगर से आपने नेम एट्रीब्यूट नहीं लिया तो नेम एट्रीब्यूट अगर से आपने नहीं लिया तो कोई डाटा वहां पे जाएगा नहीं रेफरेंस के थ्रू, और ना ही कोई डाटा सबमिट होगा आपका। तो आपको नेम एट्रीब्यूट लेना है जो आपका रेफरेंस होता है डाटा के लिए। To define a pre-selected option, add the selected attribute to the option। आपको कोई ऑप्शन को सिलेक्टेड बताना है बाय डिफॉल्ट, यानी प्री सिलेक्शन ऑप्शन होना चाहिए आपको, यानी प्री सिलेक्शन आपको दिखाना है। कोई आपको पहले से सिलेक्टेड दिखाना है ऑप्शन तो आप वहां पे सिलेक्ट लिख दो।
यानी जहाँ पे भी जो एट्रीब्यूट आप पास कर रहे हैं, यानी जो वैल्यू पास कर रहे हैं, वो वैल्यू के टैग में ही आपको सिलेक्टेड लिखना है, ताकि आपको जो भी अगर से सिलेक्टेड दिखाना है लिस्ट में से कोई ऑप्शन को, तो आप वैसे दिखा सकते हो। ये हमारा हुआ HTML, जिसमें हम बता रहे हैं कि हम कैसे HTML का टैग, सिलेक्ट टैग का यूज करते हैं और कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट को जनरेट करते हैं, और कैसे नेम एट्रीब्यूट से वो वैल्यू जो यूजर सिलेक्ट करेगा उसको हम पास करेंगे हमारे वेब ब्राउजर पे या वेब सर्वर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है कि जो भी वैल्यू पास हो रही है, जो वैल्यू प्रिंट हो रही है, या स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है हमको, या हम सेव कराना चाहते हैं हमारे डाटा को, तो हम उसके लिए यूज कर रहे हैं पाइथन की स्क्रिप्ट। हम HTML के साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, PHP का यूज करते हैं, C#.NET का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही हम पाइथन में HTML का भी यूज कर रहे हैं, जिसमें पाइथन में आपको करना क्या है, आपको CGI मॉड्यूल के बारे में बताया है मैंने कि CGI मॉड्यूल क्या करता है, इंटरचेंज करता है इंफॉर्मेशन को। CGI मॉड्यूल के दो मेथड होते हैं, एक होता है फील्ड स्टोरेज मेथड और दूसरा होता है गेट वैल्यू मेथड। जो फील्ड स्टोरेज मेथड होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जैसे ही हमारी वैल्यू जो डाटा होता है वो पास होता है, तो ये स्टोर करता है एक ऑब्जेक्ट में, यानी एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है जैसे ही वैल्यू पास होती है। और फील्ड स्टोरेज जो है कंस्ट्रक्टर है, उसको एक बार आपने डिक्लेयर किया, उसमें जितनी भी वैल्यू पास होते जाएंगी उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे। गेट वैल्यू क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट में वैल्यू जा रही है उसको हमको गेट करना है, तो गेट मेथड का यूज करना है हमको वो वैल्यू को जो है ब्राउजर पे भी डिस्प्ले कराना है। आपको पता है जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मेमोरी में उसको एक स्पेस अलोकेट हो जाती है, वो स्पेस में जाके जो भी है मेमोरी में जो भी डाटा है वो स्टोर हो जाता है एज अ ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डाटा स्टोर हो गया है वही डाटा को हमको फैच करके वेब ब्राउजर पे दिखाना है, उसके लिए मैं गेट मेथड का यूज करूंगी। किसका मेथड है, CGI मॉड्यूल का मेथड है। CGI मॉड्यूल जो होता है इनबिल्ट मॉड्यूल है पाइथन का, जो अब हमको इसको अलग से एक्सटर्नली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है, बस हमको इसको इंपोर्ट करना है जो जहाँ पे भी स्क्रिप्ट में हमको यूज करना है। जब भी हम CGI मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे तभी हम ये फील्ड स्टोरेज मेथड और गेट वैल्यू मेथड का यूज कर सकते हैं। ये उसके दो मेथड हैं। तो मैंने एक फाइल बनाया है, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नोटपैड का यूज किया है HTML फॉर्म को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, जिसमें मैंने HTML के टैग का यूज किया है। आपको पता है HTML जो है मार्कअप लैंग्वेज है जो टैगों से बनी है, यानी आपको जो भी चीजें चाहिए, जैसा भी आउटपुट या स्ट्रक्चर बनाना है, आपको टैग का यूज करना है। पर अगर से आप दूसरे लैंग्वेज का यूज करेंगे तो आपका वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट होगा, सबका अपना वे ऑफ राइटिंग होता है। जैसे आपका कोई भी स्टार्टिंग टैग कुछ और होता है, जैसे यहाँ पे हम पाइथन की बात कर रहे हैं, तो पाइथन में मुझे कोई स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करती हूँ और सिंगल कोट या डबल कोट में उसको लिखती हूँ। वैसे ही यहाँ पे HTML के स्ट्रक्चर को बनाना है हमको, तो HTML का टैगों का यूज करना है हमें यहाँ। तो सब में पहला टैग होता है HTML टैग। HTML टैग के बाद हेड टैग, टाइटल टैग। टाइटल टैग जो होता है हमारा न्यू पेज जो होता है, टैब जो ऑन करते हैं हम, उसमें ये टाइटल दिखता है, इसलिए ये टाइटल टैग हम लेते हैं। हेड टैग के अंदर मैंने बताया आपको कि लिंक अप फाइल देते हैं हम CSS की, जावास्क्रिप्ट की, या हमको इंटरनल CSS लगाना है या इंटरनल जावास्क्रिप्ट लगाना है, तब भी हम वो हेड टैग में लिखते हैं। मीटा कैरेक्टर सेट करना है हमको, रिस्पॉन्सिव साइट सेट करना है, तो भी हम उसको हेड टैग में लिखते हैं। हेड टैग में हम इतने काम करते हैं, हेड टैग इसलिए यहीं पे क्लोज हो जाता है, वो एंड में क्लोज नहीं होता है। बॉडी टैग जो हमारा स्ट्रक्चर, जैसे कि मेरा ये स्क्रीन दिख रहा है, तो स्क्रीन में ये जो बॉडी दिख रही है तो समझ लो हमारा बॉडी टैग है, यानी बॉडी है हमारा, कंटेंट बॉडी, जो भी हम कंटेंट डालेंगे वो हमारे बॉडी में दिखेगा। तो इसमें मैंने एक H1 लिया जो हेडिंग टैग होता है। H1 से लेके H6 तक का हेडिंग आप कितनी भी डाल सकते हैं, H1 डाल सकते हैं, H2 डाल सकते हैं या H6 डाल सकते हैं। ये स्मॉलर से बिग से स्मॉल स्मॉल होते जाता है। तो मैंने H1 टैग में लिया है सिलेक्टिंग लिस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज किया क्योंकि हमको सबमिट करके दिखाना है कोई वैल्यू को, तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं जिसमें यूजर एक सिलेक्ट करेगा ऑप्शन और जो सबमिट होने के बाद
PHP पाइथन से प्रोसेस होगा। यहाँ पे हमने दो मेथड का यूज एक मेथड का यूज किया है, मेथड एट्रीब्यूट का यूज किया है जिसका नाम है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड में मैंने आपको बताया था गेट मेथड भी होता है और पोस्ट मेथड भी होते हैं, दो टाइप के मेथड होते हैं। गेट मेथड जो होता है उसमें कैरेक्टर की लिमिटेशन होती है, पोस्ट मेथड में लिमिटेशन नहीं होती है। गेट मेथड जो होता है यूआरएल पे हमारी वैल्यू को डिस्प्ले करता है, पर पोस्ट मेथड उसको सिक्योर रखता है, ठीक है, यानी ये सिक्योर्ड है तो वो शो नहीं करता है, इसलिए हम पोस्ट मेथड का ज्यादा यूज करते हैं। एक्शन फाइल में मैंने यहाँ पे दिया है py यानी पाइथन की स्क्रिप्ट, यानी जो एक्शन होगा, यानी फॉर्म जब फिलअप होगा तो वो एक्शन किस पे करना चाहिए, py पे, यानी पाइथन की स्क्रिप्ट पे जाना चाहिए और पाइथन की स्क्रिप्ट से वो क्या होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। आपको एक्सटेंशन से ही हाईलाइट हो जाता है कि जब मैं अगर से HTML की बात कर रही हूँ तो मैंने फाइल का नाम दिया है .html और जब मैं पाइथन की बात कर रही हूँ तो मैंने फाइल का नाम दिया है py, ठीक है। और वैसे ही मैं अगर से HTML या PHP की बात करूंगी तो उसका एक्सटेंशन है .php। यहाँ पे फिर जो सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू सिलेक्ट कलर होता है, ये जो नेम एट्रीब्यूट आपको बताया है ये रेफरेंस होता है डाटा के लिए कि हमारा डाटा जो भी पास होगा वो इसके थ्रू होगा। नेक्स्ट होता है ऑप्शन वैल्यू, क्योंकि सिलेक्ट जो है सिलेक्ट टैग में जो है हमारे को सिलेक्शन बॉक्स जैसे बन जाता है, पर जब हम ऑप्शन जाते हैं तभी हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन वैल्यू में पहले मैंने लिखा है सिलेक्ट, इसको ब्लैंक रखा है, यानी पहली फील्ड को मैंने ब्लैंक रखा है। सेकंड फील्ड में मैंने रेड कलर डाला है, तो यूजर जैसे ही रेड कलर चूज करेगा तो वैल्यू में पास हो जाएगा रेड, वैसे ही ब्लू, ग्रीन, येलो। और ऑप्शन टैग जो होता है वो पेयरिंग टैग होता है, जब भी स्टार्ट करेंगे तभी आपको बंद करना है, यानी क्लोज करना है। नेक्स्ट आपको सिलेक्ट टैग क्लोज करना है, जैसे ही आपके ऑप्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको सिलेक्ट टैग को क्लोज करना है। नेक्स्ट होता है आपका सबमिट बटन, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे एक ही फॉर्म में बहुत सारी फील्ड्स आप यूज कर सकते हैं, पर हम एक एक ऑप्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा सिलेक्ट ऑप्शन चल रहा है, सिलेक्ट टैग चल रहा है, इसलिए हमने सिलेक्ट टैग का ही सिर्फ कोडिंग लिखा है यहाँ पर, ठीक है। सबमिट बटन आपको जैसे बनाते हैं हम वैसे बनाना है। इनपुट टाइप सबमिट, नेम इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, और फॉर्म टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। यहाँ पे हमारा HTML यानी HTML की स्क्रिप्ट कंप्लीट होती है, और जैसे ही कंप्लीट होती है हमको उसको वैम सर्वर पे, जो हमारा सर्वर है जहाँ पे भी आपने इसको इंस्टॉल किया है वहां पे जाके आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है और वहां पे आपको ये फाइल को सेव करना है, क्योंकि हम HTML को भी सर्वर से ही रन करा रहे हैं। नेक्स्ट होता है आपका सिलेक्टिंग form.py, यानी ये वाली स्क्रिप्ट जो होती है हमारी पाइथन की स्क्रिप्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मुझे जो प्रोसेस कराना है वो मैं पाइथन की स्क्रिप्ट से करा रही हूँ। सब में पहले आपको पाथ देना है, जहां पे भी आपने इंस्टॉल किया है पाइथन उसमें आपको वहां पे जाना है और उसका पूरा पूरा पाथ कॉपी करना है, और स्टार्टिंग में आपको हैश और नॉट लगाना है, और लास्ट में आपको लिखना है पाइथन। और आपका ये जो बैक स्लैश आपको ऐड करना है, फॉरवर्ड स्लैश से बैक स्लैश करना है। फिर नेक्स्ट लाइन होना चाहिए प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें आपका प्रिंट फंक्शन जो है पाइथन का फंक्शन है, जिसमें हम बता रहे हैं कि हमारा कंटेंट टाइप जो है HTML का टाइप है, ठीक है। तो आपको ये दो लाइन हरदम कंपलसरी लिखना है। कब लिखना है, जब आप पाइथन की स्क्रिप्ट को सर्वर पे रन कर रहे हो तब। आप अगर से कोई सर्वर का यूज कर रहे हो तो आपको सेटिंग के साथ साथ ये दो लाइन भी ऐड करना है। ये दो लाइन ऐड करने के बाद अब मैंने इंपोर्ट किया हमारा CGI मॉड्यूल, जो हमारा इनबिल्ट मॉड्यूल है पाइथन का, जिसमें हमने एक डाटा नाम का वेरिएबल लिखा है। डाटा नाम के वेरिएबल में मैंने बताया कि जो CGI मॉड्यूल का मेरा जो फील्ड स्टोरेज मेथड है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। जब भी हम कोई मॉड्यूल का मेथड कॉल करते हैं तो आपको मॉड्यूल भी लिखना कंपलसरी है, उसके साथ मॉड्यूल का नाम डॉट सफिक्स के साथ लिखना है, और फील्ड स्टोरेज। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी पास नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये एज अ कंस्ट्रक्टर काम करता है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा जैसे ही वैल्यू पास होंगी, यानी ये ऑब्जेक्ट में वैल्यू, यानी जो भी हमारी वैल्यू है, जैसे ही यूजर कोई वैल्यू फिलअप करेगा वैसे ही ये अपना काम स्टार्ट कर देगा, यानी जैसे ही उसको वैल्यू पास होके दिखेंगी वो स्टोर कर देगा एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जो डाटा नाम के वेरिएबल में होल्ड हो जाएगा। इसलिए डाटा नाम के वेरिएबल में जब हमारा जो भी क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट, जो वैल्यू के लिए क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट, वो काय में चले गया, डाटा नाम के वेरिएबल में चले गया। तो ये डाटा नाम के वेरिएबल के थ्रू मैं क्या करूंगी, वो वैल्यू को गेट करूंगी जो यूजर ने अपना ऑब्जेक्ट जो सबमिट किया है, यानी जो वैल्यू चूज किया है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, डाटा डॉट गेट वैल्यू,
यानी यूजर से जो भी वैल्यू जा रही है, पास हो रही है, वो डाटा नाम के वेरिएबल में आ रहा है, और मैंने डॉट करके क्या लगाया है, गेट वैल्यू, यानी मेरे को गेट करना है वैल्यू को। तो किसकी वैल्यू को गेट करना है, तो नेम एट्रीब्यूट में जो मैंने पास किया था वो यहाँ पे मुझे देना है। ये जो फील्ड स्टोरेज है ये कंस्ट्रक्टर है, तो इसको कोई पास करने की जरूरत नहीं है, पर ये कंस्ट्रक्टर का काम नहीं कर रहा है, ये एक तो मेथड का काम कर रहा है। तो करके इसको बताना पड़ेगा कि उसको वैल्यू किसकी गेट करना है, पर स्टोरेज फील्ड को हमको बताना नहीं पड़ेगा कि उसको किसका डाटा, उसको किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही वैल्यू पास होती है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर से जैसे ही वैल्यू पास हुई तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा, यानी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। पर गेट वैल्यू को हमको बताना पड़ेगा कि उसको कौन सी वैल्यू को गेट करना है। तो यहाँ पे हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है। कलर नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू हो जाएंगी वो गेट हो जाएंगी। अब ये गेट वैल्यू को मैं डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन में दे दूंगी तो भी हमारा जो भी वैल्यू है वो हमको डिस्प्ले हो जाएगा। पर यहाँ पे हम पाइथन के साथ क्या कर रहे हैं, HTML का यूज कर रहे हैं, करके यहाँ पे मैंने HTML के टैगों का यूज किया है। यहाँ पे पहले प्रिंट फंक्शन में दिया है डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ये लाइन आपको कंपलसरी नहीं है, ठीक है। प्रिंट फंक्शन, फिर मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा और टैग को डबल कोड या सिंगल कोड में आपको लिखना है, मैंने यहाँ पे सिंगल कोड का यूज किया है। फिर यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में हेड टैग, टाइटल टैग, हेड टैग क्लोज, जैसे आप बनाते हो स्ट्रक्चर वैसे ही बनाना है। पर आप ये ध्यान रखना है कि आपको अगर से कोई अदर लैंग्वेज में HTML यूज करते हो तो उसके फंक्शन के साथ आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे हम PHP में अगर से HTML का यूज करते हैं बीच में, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता था, ई को लिखना पड़ता था और डबल कोड या सिंगल कोड में आप वो टैग का नाम देते थे, यानी वो टैग को देते थे। वैसे ही प्रिंट फंक्शन जो है हमारे पाइथन का फंक्शन है, जिसको हमको किसके साथ यूज करना है, HTML के साथ, तो हमको उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, यानी हमको उसको पैरेंथेसिस में सिंगल कोड में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दिया H1 हेडिंग टैग के लिए मैंने यूज किया कि जो भी मेरा वैल्यू पास हो वो हेडिंग में दिखे, यानी अच्छे बोल्ड लेटर में और बड़ा बड़ा दिखे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिया। और आपको ध्यान देना है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो अलग होना चाहिए, और जो आपका वेरिएबल है वो कॉमा के बाद आपको डबल कोड या सिंगल कोड का यूज नहीं करना है। कॉमा दे के मैंने कलर लिखा, फिर कॉमा दिया। क्यों दो बार कॉमा दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में भी स्ट्रिंग है और एंडिंग में भी स्ट्रिंग है, करके दोनों आमने सामने मैंने क्या लिया है, कॉमा लिया है। अगर से आप डायरेक्टली इसको देते हैं तो कॉमा लेने की जरूरत नहीं है। प्रिंट फंक्शन में डायरेक्टली आप कोई विदाउट टैग अगर से अपने वेरिएबल को कॉल करना चाहते हैं तो तब भी आप कॉल कर सकते हैं। फिर मैंने एच रेफरेंस से क्या किया, लिंकअप की रेफरेंस बताया, यानी एंकर टैग का यूज किया, और उसमें बताया है कि अगर से यूजर को बैक जाना है HTML फॉर्म पे तो वो बैक बटन पे क्लिक करके जा सकता है। तो ये था हमारा कोडिंग, दोनों की कोडिंग। अब आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट में पहले मैंने रन किया HTML का फॉर्म, जो मैंने देखो वैम सर्वर पे रन किया है। हमारा पिंक कलर का आइकन आपको हाईलाइट हो रहा होगा, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि हम यहाँ सर्वर का यूज कर रहे हैं, वैम सर्वर का यूज कर रहे हैं। आप XAMPP सर्वर यूज कर सकते हैं आपके स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए। हमारे को पता है कि HTML हमारा ब्राउजर पे भी रन हो जाता है, या कोई सर्वर पे हम रन कर रहे हैं तब भी रन हो जाता है। तो हम यहाँ पे वैम सर्वर का यूज करके इसको रन कर रहे हैं। जैसे ही रन करें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई और सबमिट बटन आ गई, जो हमने HTML के थ्रू स्ट्रक्चर बनाया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे चूज करूंगी एक वैल्यू और सबमिट करूंगी तो वो कौन से पेज पे जाएगा, वो एक्शन वाले पेज पे जाएगा, एक्शन एट्रीब्यूट पे। और जो पेज है हमारा एक्शन एट्रीब्यूट में वो यहाँ पे आ गया, यानी हमने जो दिया था PY वो हमारा रन हो गया। और PY में मैंने जो दिया था योर फेवरेट कलर इज ब्लू, यानी मैंने ब्लू चूज किया होगा करके यहाँ पे ब्लू दिख रहा है। और यहाँ पे बैक बटन दिख रही है, बैक बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो मैं फिर से कहाँ पे चले जाऊंगी, HTML फॉर्म पे, जिसमें यूजर कोई और दूसरा चॉइस करके भी आपके डिस्प्ले कर सकता है आउटपुट। तो अभी हम प्रैक्टिकली देख लेंगे और मैं स्टार्टिंग से ही बताऊंगी आपको कि करना क्या है। तो आपको सबसे पहले आपके पास सर्वर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ वैम सर्वर का यूज किया है। तो वैम सर्वर को पहले मैं ऑन कर दूंगी। ठीक है, ये जब ग्रीन हो जाता है तो समझ जाना है कि हमारा सर्वर ऑन हो गया है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपका जहां पे भी इंस्टॉल किया है वैम सर्वर को वहां जाना है। जैसे मेरे C ड्राइव में इंस्टॉल है तो मैं वहां जाऊंगी। वैम सर्वर 1 नाम से मैंने इंस्टॉल किया था, www में जाऊंगी
और www में जाने के बाद यहाँ पे न्यू लूंगी। न्यू लेने से मेरे यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, तो आपको न्यू लेना है। न्यू जैसे लेंगे तो फोल्डर आ जाएगा जिसमें मैंने नाम दिया है यहाँ पे python_project। ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया। अब ये फोल्डर को मुझे देखना है कि मेरा ये फोल्डर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, तो हमको ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पे URL में लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे हेडिंग है यूर प्रोजेक्ट। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से मैंने python_project क्रिएट किया था बैकएंड में जाके, वहां पे जहां मेरे को अब ब्राउजर पे हमारे सर्वर रन करने के बाद दिख रहा है मुझे अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमको ये फोल्डर इसलिए क्रिएट करना पड़ता है कि हमारी जितनी भी फाइल्स है ये इसके अंदर सेव होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप मैंने बताया था कि आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको फिर से वैम सर्वर, जो भी आप सर्वर यूज कर रहे हैं वहां जाना है। जैसे आप एग्जाम यूज कर रहे हैं तो एग्जाम का रहता है htdoc। ठीक है, यहाँ पे हमारा www है, पर www के ऊपर यानी एग्जाम है तो एग्जाम के अंदर जाना है, और वैम्प है तो वैम्प में जाना है। वैम्प में जाने के बाद आपको जाना है बिन में, अपेची में, अपेची के 2.4 जो भी आपका होगा वो उसमें, और जाना है कॉन्फिग में। कॉन्फिग फोल्डर में आपको जाना है httpd.config। इस पे जाने के बाद आप जो भी एडिटर में इसको ऑन करना चाहते हो वो एडिटर में ऑन करो। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च करना है, Ctrl+F प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है डायरेक्टरी, यानी फाइंड में आपको बताना है डायरेक्टरी। जैसे ही डायरेक्टरी बताओगे तो आपको देखना है कि डायरेक्टरी बहुत सारी आती है। ये भी डायरेक्टरी है लिखा हुआ, पर आपको ऐसी डायरेक्टरी देखना है जहां पे आपका पाथ लिखा हुआ हो, यानी आपका वैन सर्वर जो www रहता है वो कौन से ड्राइव में है, यानी आपने जो ड्राइव में सेव की है। मैंने जैसे C ड्राइव में सेव की हूँ, WAMP1 नाम से सेव की हूँ, और www। तो ये पाथ आपको पूरा देखना है। जब ये पाथ आपको दिख जाएगा तो इसमें ही आपको क्या करना है, ये ऐड करना है ये लाइन को। ये लाइन में लिखा हुआ है ऑप्शन इंडेक्सेस फॉलो सिम लिंक्स EXE CGI, और यहाँ पे ऐड हैंडलर CGI अगर से कमेंटेड है तो अनकमेंट करना है। तो ये दो लाइन का आपको ध्यान देना है। ये दो लाइन होने के बाद आपको क्या करना है, Ctrl+S करना है, यानी सेव कर देना है। सेव होने के बाद आपकी सेटिंग हो गई है कंप्लीट। ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना स्क्रिप्ट लिखना है। लिखने के लिए आपको जाना है नोटपैड में। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नोटपैड यूज कर रही हूँ HTML की स्क्रिप्ट को बनाने के लिए। अब मेरा स्क्रिप्ट में हमको क्या बनाना है, जैसे कि मैंने बताया कि HTML का टैग यूज करना है हमको, HTML टैग, और HTML टैग को क्या करना है, क्लोज करना है। फिर हमको हेड टैग का यूज करना है। आप लोगों को अगर से ये टैग स्किप करना है तो कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, पर फिर भी हमारे को आगे चल के अगर से CSS लगाना है या कुछ लगाना है तो तब आपके पास ये टैग रहना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपका ये सब का यूज है और आप बहुत अट्रैक्टिव पेज बना रहे हैं आपका, तो आप हेड टैग दो। हेड टैग के अंदर टाइटल, टाइटल में मैं यहाँ बताऊंगी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको नाम दी ये। अब हेड टैग के बाद मैं जाऊंगी बॉडी टैग में, बॉडी टैग ओपन करूंगी, और बॉडी टैग ओपन करने के बाद बॉडी टैग क्लोज करूंगी। ये आपको ऐसे ही करना है ताकि आपको याद है, याद नहीं भी रहे तो आपका कुछ भी नहीं होगा अगर से टैग आपने स्टार्टिंग टैग स्टार्ट किया और एंडिंग टैग एंड किया तो साथ में। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि हेडिंग देना है, तो मैं हेडिंग के लिए H1 ले रही हूँ और H1 क्लोज कर रही हूँ। ये क्लोज करने के बाद अब मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ कि मैं हेडिंग दे रही हूँ, तो मैं हेडिंग यहाँ पे दे दूंगी सिलेक्शन ऑप्शंस, ऐसे दे रही हूँ मैं अभी के लिए। फिर नेक्स्ट मुझे क्या करना है, फॉर्म टैग लिखना है, क्योंकि फॉर्म सबमिट होना चाहिए तो फॉर्म में मेथड लिखना है मुझे। मेथड में मैं दे रही हूँ पोस्ट मेथड। फिर यहाँ पे मैं दे रही हूँ एक्शन फाइल। ठीक है, सेकेंड एट्रीब्यूट एक्शन फाइल का दे रही हूँ, और यहाँ पे बता रही हूँ कि कौन सा फॉर्म में फिलअप कर रही हूँ। तो सिलेक्ट फॉर्म फिलअप कर रही हूँ तो मैं SEL सिलेक्ट लिख दे रही हूँ, FORM फॉर्म। ठीक है, सेल्फ फॉर्म डॉट py, मैंने एक्सटेंशन दे दिया py, बता दिया इसको, और फिर फॉर्म टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगी,
कि अब मुझे क्या करना है, एक फील्ड लेना है कोई भी और उसमें सिलेक्ट ऑप्शंस डालना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डाले हैं, जो हमारा फर्स्ट टैग है ये यहाँ पे ऐसे डाले हैं, तो ये हमको करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट नेम, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी नाम देना है आपको वो दे सकते हो। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैंने कलर्स बनाया है तो कलर देंगे, या मैं अभी सिटी बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं सिटी ऑप्शन दे देती हूँ, सिटी ऑप्शन ले रही हूँ मैं अभी, आपको ड्रॉप डाउन सिटी का बना के दे रही हूँ और सिलेक्ट ऑप्शन क्लोज कर रही हूँ। आप कोई भी चीज का बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पे ऑप्शन स्टार्ट होंगे, तो मैं ऑप्शन बता रही हूँ। ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू में पहले दे रही हूँ ब्लैंक। ठीक है, और ऑप्शन वैल्यू में मैं बता रही हूँ कि पहले कौन सा ऑप्शन हो, सिलेक्ट ही दिखे बस मुझे, कि यूजर को पता चले कि उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में ले रही हूँ ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोड, यहाँ पे ले रही हूँ मैं सिटी का नाम नागपुर। ठीक है, और नेक्स्ट कर रही हूँ यहाँ पे सिटी नागपुर, नागपुर, और यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू क्या कर रही हूँ मैं, क्लोज कर रही हूँ। नेक्स्ट फिर ऑप्शन वैल्यू लिया मैंने, और ऑप्शन वैल्यू के अंदर में ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे ले रही हूँ मुंबई, और नेक्स्ट यहाँ पे लिख दे रही हूँ मुंबई, और यहाँ पे ऑप्शन क्लोज कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट कोई और ऑप्शन लेना है मुझे, और 2-3 ऑप्शन ले लेती हूँ मैं। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोड, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं दिल्ली, और ऑप्शन वैल्यू क्या कर रही हूँ मैं, क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ले रही हूँ दिल्ली। ऐसे ही आप कितने भी ऑप्शंस ले सकते हैं, जितने भी आपको अवेलेबल कराना है आपके इसमें। वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रही हूँ पुणे, और यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दे रही हूँ पुणे। ये हो गया मेरा सिलेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया है, सिलेक्ट जितने भी मुझे देना था। अब यहाँ पे इनपुट टाइप में बता रही हूँ कि इनपुट टाइप में क्या करना है, यानी सबमिट बटन बनाना है मुझे। तो सबमिट ले रही हूँ मैं, नेम इज इक्वल टू डबल कोड सबमिट, और वैल्यू, वैल्यू यहाँ पे आप जो भी दोगे वो बटन पे दिखेंगी। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ सिलेक्शन, सिलेक्शन दे दिया मैंने और क्लोज कर दिया। ये क्लोज करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है। कहाँ पे, वैम सर्वर पे ही सेव करना है। तो मैं कंट्रोल एस प्रेस कर रही शॉर्टकट, और देखो ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे थी करके वो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली लेके चला गया है। तो वैम में www में, ठीक है, वैम्प में जाना है, www में जाना है। आपने जहाँ पे भी फोल्डर बनाए हैं वो फोल्डर को देखना है। मैंने बनाया था python_project, उस पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं ऑल करूंगी तो मेरे ऑल फाइल्स दिखेंगी, और यहाँ पे मैं वो ये फाइल को सेव कर दूंगी। जैसे मैंने लिखा है सेल फॉर्म, FORM form.html, तो ये एक्सटेंशन से आपको पता चलेगा कि आपका फाइल कौन सा है। अब ये होने के बाद अब मैं पहले इसको रन करके देख लेती हूँ कि मेरा रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे URL पे बैकस्लैश लिखना है, और यहाँ पे आपका फोल्डर का नाम लिखना है, और डायरेक्टली फाइल का नाम भी लिख सकते हैं, पर मैं रूट डायरेक्टरी में जाके क्लिक करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मेरी फाइल है self.html, तो ये आ गई, और मेरी लिस्ट में देख लूंगी तो नागपुर, मुंबई, दिल्ली, पुणे ये आ गया। और यहाँ पे सिलेक्शन लिखा था मैंने वैल्यू में, तो यहाँ पे सिलेक्शन आ गया। पर अभी मैंने कोई भी फाइल बनाई नहीं है पाइथन की, तो अब मैं पाइथन की फाइल बना लूंगी और उसमें ये वाला एक्शन फाइल में, यानी उसका नाम सेव इससे करूंगी। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे जाना है और आपका जो आइडियल शेल है यानी पाइथन का एडिटर ऑन करना है। पाइथन का एडिटर ऑन करने के बाद ये होता है इंटरप्रेटर, जहां पे आप जो भी लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रही हूँ, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे दे रही हूँ मैं टैग HTML, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली उसको क्या कर देगा, रन कर देगा। करके हम यहाँ पे ये इंटरप्रेटर स्क्रीन पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे जाएंगे फाइल में और न्यू ले लेंगे। न्यू लेने के बाद ये हमको कैसे दिखेगा, ये सेम टू सेम हमारे को उसके जैसे दिखता है, नोटपैड के जैसा।
ठीक है, तो ये इसका यूज करके हम क्या करेंगे, हमारी स्क्रिप्ट को रन करेंगे। अब सेकंड आपको मैंने बताया था कि आपको 2 लाइन ऐड करना है, तो 2 लाइन ऐड करने के लिए पहले आपके पास पाथ होना चाहिए। तो आपको पाथ पता रहना चाहिए कि आपने इंस्टॉल कहाँ किया है। जैसे मैंने अपने सी ड्राइव में किया है इंस्टॉल, तो मैं सी ड्राइव में जाऊंगी और मेरा बहुत ज्यादा ही बड़ा पाथ है क्योंकि मेरा बहुत अंदर अंदर सेव हुआ है, एडमिन के अंदर, ऐप ऐड में, लोकल, लोकल में प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स में पाइथन, पाइथन में पाइथन 6.3, ये है मेरा पाइथन के पूरे फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो यहाँ पे मैं ऊपर जाऊंगी और यहाँ पे कॉपी करूंगी मैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करूंगी, पेस्ट करूंगी। तो सब में पहला काम क्या है, आपको स्टार्टिंग से इसको चेंज करना है, यहाँ पे लिखना है हैश नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉरवर्ड स्लैश है उसको बैक स्लैश करना है, लाइन टू लाइन, बैक स्लैश आपको ध्यान रखना है, मेरे को यहाँ कंफ्यूज होता है बैक स्लैश है कि फॉरवर्ड स्लैश है, करके आपको ध्यान देना है कि मैं कौन सा स्लैश ले रही हूँ। ये देखो यहाँ पे हो गया 36 टू 32, फिर मुझे बैक स्लैश लेके यहाँ पे एक ऐड कर देना है पाइथन, ठीक है। तो ये आप भी ऐड कर देना पाइथन। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको प्रिंट फंक्शन लिखना है, और प्रिंट फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे डबल कोड में बताना है कंटेन हाइफन टाइप कोलन txt बैक स्लैश html फॉरवर्ड स्लैश r फॉरवर्ड स्लैश n फॉरवर्ड स्लैश r फॉरवर्ड स्लैश n। ये लाइन 2 आपको लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको इंपोर्ट करना है CGI मॉड्यूल। तो इंपोर्ट करने के लिए IMPORT लिखना है और यहाँ पे लिखना है CGI। ये मॉड्यूल क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद एक वेरिएबल में क्या करना है, डिक्लेयर करना है, क्योंकि वो वेरिएबल हमको गेट वैल्यू लेने के लिए काम में आएगा। इसलिए मैं डाटा नाम का ही वेरिएबल बना रही हूँ, इज इक्वल टू लिखा, CGI मॉड्यूल लिखा, डॉट लिखा, और क्या लिख रही हूँ, F कैपिटल लिख रही हूँ मैं, फील्ड, फील्ड S कैपिटल लिख रही, स्टोरेज। इससे क्या होगा कि हमारी जो भी वैल्यू पास होंगे उसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फील्ड स्टोरेज ले लिया। यहाँ से क्या हुआ कि ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्टर का काम करता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही वैल्यू पास होगी हमारी फील्ड में। अब ये डाटा नाम के वेरिएबल में चले गया, तो ये डाटा नाम का वेरिएबल अब मैं गेट वैल्यू करने के लिए यूज करूंगी, ठीक है। तो इसको भी एक वेरिएबल में दे देती हूँ मैं, सिटी नाम के वेरिएबल में दे देती हूँ, सिटी सिलेक्शन इज इक्वल टू डाटा नाम का वेरिएबल यहाँ पे लिया, डॉट लिखा, गेट वैल्यू, और यहाँ पे पैरेंथेसिस। अब गेट वैल्यू को बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी वैल्यू को गेट करना है। तो वह वैल्यू कहाँ पे पास होंगी, हमारे नेम एट्रीब्यूट में। तो नेम एट्रीब्यूट जो मैंने लिया है, सिलेक्ट इज इक्वल टू सिटी OPT, इसको कॉपी करूंगी और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूंगी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब इसको प्रिंट कराना है। तो डायरेक्टली मैं प्रिंट स्टेटमेंट में भी देती हूँ तो ये क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो पहले हम डायरेक्टली वाला देखेंगे। तो पहले मैं क्या करती हूँ, उसको सेव कर देती हूँ। तो ये फाइल को मैं कॉपी करूंगी, और ये फाइल को कॉपी करने के बाद फिर फाइल में जाऊंगी और सेव एज करूंगी। तो ये अपने इंटरप्रेटर स्क्रीन पे लेके जाता है, यानी आपने पाइथन के इसमें लेके जाता है फोल्डर में। तो मुझे यहाँ नहीं जाना है क्योंकि यहाँ सेव नहीं करना है, मुझे वैम्प में सेव करना है, क्योंकि वैम्प में मुझे सर्वर पे रन कराना है हमारी स्क्रिप्ट को। तो मेरा सी ड्राइव में मेरा जो वैम्प है उसमें www में मेरा जो फोल्डर है पाइथन अंडरस्कोर प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर, उस पर क्लिक करूंगी। और उस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सेव करूंगी। तो नीचे में देखो यहाँ पे दिख रहा है सेव एज टाइप, यानी आपका टाइप कौन सा है फाइल का, पाइथन फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाइथन का एक्सटेंशन दे दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे देखो बहुत सारे पाइथन के मेरे फाइल्स भी रखे जिसमें आइकन भी आ रहे हैं, यानी उसका खुद का आइकन आ जाता है। तो ये ध्यान देना है आपको, यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, प्रिंट स्क्रीन से सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करा के देख रही हूँ कि मेरी स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन में क्या करूंगी, ये स्टेटमेंट को लिख दूंगी। अभी मैं HTML का यूज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे रन करके देख रही हूँ हमारी स्क्रिप्ट रन होती है या नहीं होती है। तो मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ से एक नाम चूज किया, नागपुर, और सिलेक्ट। तो देखो क्या हो गया, नागपुर आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि डायरेक्टली हम पाइथन की स्क्रिप्ट को वैम सर्वर पे चला रहे हैं। देखो लोकल होस्ट पाइथन प्रोजेक्ट और पाइथन का फाइल का नाम। तो हम क्या कर रहे हैं कि
वेब सर्वर पे हमने पाइथन की स्क्रिप्ट को रन किया, जो रन भी हो गई है। अब मुझे ये रन होके तो मिल गई है, ठीक है, नागपुर भी आ गया, तो हमारी स्क्रिप्ट क्या है, करेक्ट है। अब ये स्क्रिप्ट को और मुझे अच्छे से बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे और अच्छे से बनाने के लिए HTML के टैग को यूज कर दूंगी। तो टैग को यूज करने के लिए मैं सिंगल कोड लिखूंगी और यहाँ पे HTML, ये ऐसे लिखना कंपलसरी है आपको, क्योंकि देखा है आपने, यहाँ पे PHP का भी एग्जांपल देती हूँ। अगर से मेरे को PHP लिखना रहता तो मैं क्या करती, PHP का टैग ओपन करती, ठीक है, PHP का टैग क्लोज करती, और यहाँ पे आने के बाद में इको स्टेटमेंट में डबल कोड या सिंगल कोड में यहाँ पे HTML लिखती, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन लगाती। तो ये स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है, HTML लिखने का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमको आजकल से HTML का यूज करना है। ये PHP का स्ट्रक्चर है और इसमें HTML को यूज करना है, तो हमको इको स्टेटमेंट के साथ उसको टैग को सिंगल कोड या डबल कोड में लिख के सेमीकोलन में क्लोज करना पड़ता है। तो वैसे ही हमको अगर से यही चीज पाइथन में करना है, तो पाइथन में भी सिंगल कोड या डबल कोड के साथ पैरेंथेसिस के साथ इसको यूज करना है, प्रिंट फंक्शन के साथ। तो मैं अभी अपना टाइम बचाने के लिए इसको कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे को जितनी बार लग रहा है मैं वही करके बता दे रही हूँ। अब यहाँ पे HTML के बाद मैं लिख दे रही हूँ हेड टैग। अब यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं टाइटल टैग। तो टाइटल टैग पेयरिंग टैग वहीं बंद हो जाता है, तो आपको ध्यान देना है, टाइटल टैग लिखने के बाद आपको सिंगल कोड के बाहर नहीं जाना है, यहीं रहना है, और यहाँ पे टाइटल देना है पाइथन रिस्पॉन्सेस। यहाँ पे दे रही हूँ पाइथन रिस्पॉन्सेस, और यहीं पे टाइटल क्या कर रही हूँ, क्लोज कर रही हूँ। तो ये ध्यान देना है आपको कि मैंने सिंगल कोड के अंदर ही रह के इसको यहाँ पे स्टार्ट भी किया और एंड भी किया। ग्रीन लाइन से आपको समझ में ही आ रहा होगा। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, हेड टैग क्लोज कर रही हूँ। हेड टैग क्लोज करने के बाद फिर बॉडी टैग स्टार्ट कर रही हूँ। बॉडी टैग स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे जो भी लिखना है बॉडी टैग में, H1 में मैं फिर से H1 यूज कर रही हूँ, और H1 यूज करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ स्टेटमेंट लिखना है H1 में, तो यहाँ पे दे दूंगी। यहाँ पे हाँ, जो भी देना है दे सकते हैं, नहीं देना है तो डायरेक्टली आप क्या करना है, कॉमा करना है, और कॉमा करने के बाद ये जो सिटी है इसको कॉपी करना है और यहाँ पे लिख देना है, और फिर से कॉमा देना है, क्योंकि H1 टैग जो है पेयरिंग टैग है, उसको हमको बंद भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको बंद करना है, क्लोज करना है, ठीक है। ये होने के बाद अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमको ये सब भी क्लोज करना है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन लिखने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, बॉडी टैग क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे काम खत्म हो गया है बॉडी टैग क्लोज करने के बाद। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिख रही हूँ, और प्रिंट फंक्शन में क्या कर रही हूँ, HTML क्लोज कर रही हूँ, HTML क्लोज, ठीक है। ये हो गया मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। हेड टैग, HTML टैग, हेड टैग भी क्लोज हो गया, बॉडी टैग भी क्लोज हो गया। अब मुझे एंकर टैग का यूज करना है, तो मैं यहाँ पे एंकर टैग भी यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखूंगी, और प्रिंट फंक्शन जो है एंकर टैग यहाँ पे दे दूंगी सिंगल कोड ए एच रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोड। किसका नाम लिखना है, मुझे URL पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे से मैं अपना ये सेल्फ HTML को कॉपी करूंगी और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। ये एंकर टैग है मेरा। एंकर टैग को भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे दिया मैंने बैक और एंकर टैग क्लोज किया। तो आपको ध्यान देना है, देखो मैं सिंगल कोड के अंदर ही सब लिख रही हूँ, और ये जो नाम है ये डबल कोड में लिखा है, नेम मैंने अपने पेज का। अब यहाँ पे देखो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। जो चीज मैंने एक लाइन में कंप्लीट करके बता दी थी पहले, अब मैंने पूरा का पूरा HTML का यूज करके बताया है। यहाँ पे इसको सेव करूंगी। सेव करने के बाद अब मैं रन करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ और ले रही हूँ, मुंबई ले रही हूँ, सिलेक्ट। तो देखो मुंबई आ गया, और यहाँ पे बैक बटन आ गई, बैक जाऊंगी तो यहाँ पे बैक चले जाएगा। अब देखो यहाँ पे नागपुर ले रही हूँ, नागपुर। तो इसके सामने अगर से मेरे को कोई स्टेटमेंट लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट इससे आ रही है यहाँ से, तो मैं एज अ स्ट्रिंग अगर से पास करना चाहती हूँ तो यहाँ पे लिखती हूँ माई सिटी इज कोलन, ठीक है। ये लिख दी मैंने, सेव कर दी, और सेव करने के बाद रिफ्रेश कर देती हूँ तो आ गया माई सिटी इज कोलन नागपुर। अब बैक करूंगी। बैक करने के बाद मैं ले रही हूँ पुणे और सिलेक्ट। तो ये क्या हो गया, माई सिटी इज पुणे। तो ये होता है हमारा सिलेक्टिंग बटन। आपको सिलेक्टिंग बटन आई होप क्लियर हो गया होगा। HTML का टैग है, सिंपली टैग है, पर आप लोगों को करना क्या है,
पाइथन में वो ध्यान देना है, आप यही कोड को 4-5 लाइन में भी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर 10 लाइन में ऐसा स्ट्रक्चर बना के भी कंप्लीट कर सकते हैं। पर हमारा फोकस किस पे है कि हम जो ये जो हमारा स्ट्रक्चर हमने रेडी किया है, ये स्ट्रक्चर कहाँ पे रन होना चाहिए, यानी ये जो फाइल है पाइथन का स्क्रिप्ट वो हमारे सर्वर पे रन होना चाहिए। तो ये इसके लिए ये चीज है, ठीक है। अगर से हम सर्वर पे यूज नहीं करते हैं और यहाँ पे मैं अगर से रन करती हूँ, ठीक है, तो ये इंटरप्रेटर स्क्रीन पे चले जाएगा और ये जैसा का वैसा पूरा का पूरा मुझे प्रिंट कर देगा, जो हमको ऐसे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी ना समझता है कि HTML टैग है तो HTML टैग को ऐसे वो जैसा उसको प्रिंट स्टेटमेंट में दिखता है वैसा ही उसको प्रिंट कर देता है इंटरप्रेटर। पर हम अगर से यही चीज सर्वर पे रन करते हैं तो हमको ये स्ट्रक्चर ना दिखते हुए डायरेक्टली वैल्यू डिस्प्ले होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर से आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।